कंडीशंस हैं उसके करस्पॉन्डिंग ये क्या है आपका एक्सेलरेशन। तो ये क्या है, ये इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहलाता है ये, और ये नॉर्मल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अगर मैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को अलग करके लिखूं तो दैट इज योर डिफरेंशिएशन ऑफ स्पीड इनटू वी कैप। ये क्या है आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और ये जो कॉफिशिएंट आप देख रहे हो ना, इसको सिंपली हम लोग 80 लिख देते हैं, दैट इज डीबी बाई dt। मतलब ये जो लिखा हुआ है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है, वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे देगा, और अगर हम वी कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें विद डायरेक्शन मिल जाएगा। यस और नो? दूसरा पॉइंट है आपके पास नॉर्मल एक्सेलरेशन, एंड दैट इज इक्वल्स टू योर v d थीटा बाय dt, और ये आएगा हमारे पास n कैप। ये पूरा वेक्टर है, और अगर नॉर्मल एक्सेलरेशन का सिर्फ कॉफिशिएंट लिखना चाहते हो तो दैट इज v d थीटा बाय dt। ओके, तो अभी तक मैंने जो आपको एक्सप्लेनेशंस बताए हैं उसमें इन इक्वेशंस का रोल है। यहां पर स्पीड वेरिएशन से मैटर कर रहा है, थीटा का जो वेरिएशन है वो डायरेक्शन चेंज होने से रिलेटेड है। यस और नो? और अच्छी बात है कि एक्सेलरेशन के जो दो स्पेशल कंपोनेंट है, क्या ये दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है? तो अगर कोई a का मैग्नीट्यूड आपसे पूछे तो दैट विल बी और अंडर रूट ऑफ at स्क्वायर प्लस n स्क्वायर होगा। कंफर्म? ठीक है, इसका लेना देना स्पीड के चेंजिंग से है, इसका लेना देना डायरेक्शन के चेंजिंग से। ठीक है, अब मैं ना इस एक्सप्रेशन को चेंज कर रहा हूं, क्योंकि आपने अगर कहीं पढ़ा भी होगा तो आपने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन v d थीटा बाई dt नहीं देखा होगा, इसका एक्सप्रेशन दूसरा देखा होगा आपने। तो देखो, ये जो मेरा नॉर्मल एक्सेलरेशन है, पहले हम इसको चेंज कर देते हैं। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन इज व्हाट? v d थीटा बाई dt। अब इधर ध्यान से समझना, आपका पार्टिकल एट एनी टाइम t पर है, और t से लेके t प्लस dt टाइम में जो भी उसके स्पीड में चेंज आया, जो भी उसके डायरेक्शन में चेंज आया, उसको मिलाकर हमने एक्सेलरेशन एनालाइज कर दिया। ठीक है, तो मुझे बता सकते हो dt टाइम में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया पार्टिकल ने? एज अ सिंबल बात करें तो ds। यस और नो? तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को ds से मल्टीप्लाई और ds से डिवाइड करता हूं, एक्सप्रेशन को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि ds और ds मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया बेसिकली। क्लियर? लेकिन यहां से देखो, ये जो ds बाई dt है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या ये स्पीड है? तो स्पीड इंटू स्पीड, स्पीड स्क्वायर हो जाएगा। तो आपके पास an का एक्सप्रेशन क्या आ रहा है? देखिए, दिस इज योर स्पीड स्क्वायर इंटू डी थीटा बाई ds। अब मैंने इसको डिनोमिनेटर में ले जाके लिखा ds बाय डी थीटा। देखो, जो भी हम मैथमेटिकल लिख रहे हैं उसको थोड़ा टेक्निकली भी समझते चलते हैं। ds क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और डी थीटा क्या है? मैं बताता हूं। उस ds डिस्टेंस को ट्रेवल करते वक्त उसका वेलोसिटी वेक्टर कितना रोटेट कर गया, दैट इज योर डी थीटा। यस और नो? अब ये जो क्वांटिटी आप देख रहे हैं ds बाई डी थीटा, इसका नाम है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पाथ। क्या नाम है इसका? कैसे हमने इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा है उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो मान लो मैंने पार्टिकल को क्या किया, बोर्ड के प्लेन में एनालाइज किया। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये, हो सकता है वो 3D में जा रहा हो, लेकिन उस t से लेके t प्लस dt टाइम को मैंने किसी प्लेन पर बना दिया। यस और नो? और वो होगा भी किसी न किसी प्लेन पर। यस और नो? तो देखिए, आपका पार्टिकल ऐसे चल रहा था जब आपने देखा था, मैंने एक्सेलरेशन प्रूव किया, ऐसे बनाया था, याद आ रहा है? ओके, किसी टाइम t पर मैंने कहा उसकी स्पीड इस डायरेक्शन में, और इसको मैंने पीछे एक्सटेंड करके बताया था कि ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, और अगला जो टाइम है ये t है और ये t प्लस dt है। इस टाइम में इसकी स्पीड कितनी है इस डायरेक्शन में? v प्लस dv। बाकी सब तो हम सॉल्व कर ही चुके हैं। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये कैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा। ठीक है, तो एक बात बताओ, इस वेलोसिटी का एंगल एक्स एक्सिस के साथ कितना है? थीटा प्लस डी थीटा। ओके, तो ऐसा करते हैं, ये वाला जो पॉइंट देख रहे हो आप, इस पर मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया?
और आपको पता है नॉर्मल एक्सेलरेशन उस नॉर्मल के डायरेक्शन में ही है, यही बात है। ठीक है, तो मैंने ये नॉर्मल ड्रॉ किया इधर ऐसे, नॉर्मल मतलब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया। अच्छा, उसके बाद मैंने यहां पर जो v प्लस dv पर वेलोसिटी है उस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया। क्या आपको लगता है ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी? क्योंकि इसकी दोनों वेलोसिटी जो है वो पैरेलल तो नहीं है, क्या वो कुछ टर्न्ड है? अगर ये पैरेलल होती तो दोनों नॉर्मल भी ऐसे पैरेलल जाते, तो वो कहीं इंटरसेक्ट नहीं करते। लेकिन अगर पाथ कर्व्ड है तो क्या ये दोनों नॉर्मल इंटरसेक्ट करेंगे? तो पहली बात तो ये कि ये दोनों नॉर्मल यहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, दूसरा पॉइंट ये है कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम ds बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ds। अब मुझे ये बताओ, इसकी वेलोसिटी कितना एंगल ऊपर उठ गई है? तो क्या मैं कह सकता हूं कि वेलोसिटी के बीच का एंगल डी थीटा है? तो क्या मैं कह सकता हूं कि दोनों के नॉर्मल के बीच का एंगल भी डी थीटा है? आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये वाली वेलोसिटी इधर है और ये वाली वेलोसिटी इधर है, तो इसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ कितना है? थीटा। इसका एक्स एक्सिस के साथ थीटा प्लस, तो ये एंगल कितना हुआ? डी थीटा। एक मैंने यहां नॉर्मल ड्रॉ किया, एक यहां नॉर्मल ड्रॉ किया, इन दोनों को मैंने कहां इंटरसेक्ट करा दिया? तो मुझे बताइए ये वाला एंगल पाई माइनस थीटा है क्या? और ये 90 और ये भी, ये पाई माइनस डी थीटा, तो ये कितना? डी थीटा। तो क्या ये बात समझ आती है सबको कि दोनों वेलोसिटीज के बीच का एंगल अगर डी थीटा है तो दोनों नॉर्मल जो इंटरसेक्ट करेंगे उनके बीच का एंगल भी डी थीटा होगा। सही बात है। चलिए अगला पॉइंट, यहां से लेके यहां तक ये कर्व्ड पाथ है। क्या आपको ये दिख रहा है कि यहां भी नॉर्मल है और यहां भी नॉर्मल है? तो ये ds बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा है? बहुत छोटा है। तो क्या आपको ये बात समझ में आती है कि अगर मैं इस जगह से इसको ज्वाइन करने पे भी परपेंडिकुलर है और इस जगह से इसको ज्वाइन करने पर भी परपेंडिकुलर है, तो अगर मैं इसके इन बिटवीन किसी भी पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं तो वो सभी इस पर परपेंडिकुलर होंगे या नहीं? ओके, तो मुझे एक बात बताइए, ऐसा कौन सा कर्व होता है जिसके सारे नॉर्मल एक ही जगह इंटरसेक्ट करते हैं? दैट इज सर्कल। तो इसका मतलब ds जो है, ds इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल और नॉट? ds क्या है? पार्ट ऑफ अ सर्कल। याद है ना, हम सर्कुलर मोशन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग अ जनरल पाथ, पैराबोलिक, इलिप्स, कोई भी पाथ हो। तो पार्टिकल आपका dt टाइम के लिए एक ds डिस्टेंस ट्रेवल करके गया है और ये ds जो है वो कर्व्ड डिस्टेंस है। कैसी डिस्टेंस है? तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने दोनों जगह पे जब नॉर्मल ड्रॉ किया तो वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट से मैं ds के किसी भी पॉइंट को अगर ज्वाइन कर देता हूं तो वो सभी उस ds पर क्या है? परपेंडिकुलर। तो क्या आपको ये बात समझ में आती है कि ये जो है, ये ds एक सर्कल का पार्ट है और उस सर्कल का सेंटर ये रहा। ds क्या है? एक सर्कल का पार्ट और उसका सेंटर ये है, जबकि ये कोई सर्कुलर मोशन नहीं है, लेकिन वो जो ds डिस्टेंस है ना, स्मॉल डिस्टेंस, वो एक सर्कल का पार्ट है। यस और नो? तो मेरे पास जो सिचुएशन है उससे मुझे ये पता चल रहा है कि अगर ये सर्कल का पार्ट है तो ये जो पॉइंट है ना, इसका नाम रखते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या नाम रखते हैं? जो आपने कई बार सुना होगा कि जब मोशन हो रहा होता है तो किसी पाथ पर हम आपसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पूछते हैं। तो बेसिकली सेंटर ऑफ कर्वेचर पता है क्या है? उस मोमेंट पर पार्टिकल जिस सर्कल पे मूव कर रहा था उसका सेंटर कहां पे है। पूरा सर्कुलर मोशन नहीं है, सिर्फ उस dt टाइम के लिए। यस और नो? और मुझे बताइए, क्या ये ds आर्क लेंथ है और d थीटा आर्क एंगल है? सही बात है। तो इसका मतलब ds बाई डी थीटा क्या ये इस रेडियस को रिप्रेजेंट करता है? तो ये जो रेडियस है इसको हम लोग रेडियस नहीं बोल के क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मेरा जो रो है दैट इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड दिस इज इक्वल टू ds बाय डी थीटा। क्या आप देख रहे हो आपकी कैलकुलेशन में ये क्वांटिटी क्रिएट हुई है? हमने ये कैलकुलेशन किया था।
वहां से ये क्वांटिटी क्रिएट होकर आ रही है। ds बाई dt इसके डिनोमिनेटर में है क्या? तो आज के बाद हम लोग पता है क्या करेंगे, आज के बाद हम लोग नॉर्मल एक्सेलरेशन को v d थीटा बाई dt नहीं लिखेंगे, v d थीटा बाई dt नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे नॉर्मल एक्सेलरेशन को? v स्क्वायर बाय रो। बात समझ गए? तो ये v स्क्वायर बाय रो से पहले ये v d थीटा बाई dt था। तो जितने भी नॉर्मल एक्सेलरेशन की प्रॉपर्टीज हैं उसको समझने के लिए आपको समझना पड़ता है कि ये v d थीटा बाई dt है, यस और नो। और बाद में हम इसको रिप्लेस कर देते हैं v स्क्वायर बाई रो से, वेयर रो इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, याद रखना, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द प्रॉपर्टी ऑफ पाथ। किसकी प्रॉपर्टी है? ध्यान से समझना, आपका पार्टिकल कोई भी सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा है। सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है कि पार्टिकल हर मोमेंट पर एक ही सर्कल पे घूम रहा होता है। लेकिन हो सकता है अगर हमारा कोई ऐसा पाथ है, जैसे प्रोजेक्टाइल की बात करें तो प्रोजेक्टाइल कैसा पाथ है? पैराबोलिक है। उसके अलग अलग इंस्टेंट पर पार्टिकल कुछ अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर और अलग अलग सेंटर ऑफ कर्वेचर के अबाउट सर्कुलर मोशन करता जा रहा है। मतलब आप उसको ऐसे समझ सकते हैं कि वो छोटे छोटे डिफरेंट डिफरेंट सर्कल्स का पार्ट है और मिलाकर वो कंप्लीट बनता है, यस और नो। समझ में आई बात? तो नॉर्मल एक्सेलरेशन को किससे मतलब है? नॉर्मल एक्सेलरेशन है v स्क्वायर बाई रो, और ये जो रो है दैट इज योर ds बाई डी थीटा। इसको मैंने पूरा टेक्निकली निकाला है, इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्यों है, यस और नो। तो अब आज के बाद क्या याद रखना पता है? जैसे अभी हमने कहा था कि नॉर्मल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है क्या, यस और नो। और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर पता है किस तरफ होती है? जिधर उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, जिधर उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। समझ में आई बात? यही आगे चल के ध्यान रखना, मैं सर्कुलर मोशन में ये प्रूफ दोबारा नहीं करूंगा। सर्कुलर मोशन में मैं आपको यही ds बाई डी थीटा बोलूंगा कि दिस इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर तो है, इट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कुलर मोशन एक ऐसा पाथ है जिसके हर पॉइंट पर सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आता है? सेम आता है। लेकिन अगर हम कोई जनरल पाथ की बात करें तो सब पर वो वैल्यू सेम हो कोई जरूरी नहीं है। सिर्फ सर्कुलर मोशन ऐसा है जिसके हर पॉइंट का सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों क्या है? सेम है। अदरवाइज पार्टिकल जब किसी जनरल पाथ पे होता है तो वो किसी इंस्टेंट पर एक सर्कल को कवर करता है, और उस इंस्टेंट का जो सर्कल होता है उसके सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। मेरी बात क्लियर है? तो मैंने आपको कहा कि द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द प्रॉपर्टी ऑफ पाथ। किसकी प्रॉपर्टी है? कैसे? जैसे मान लो पार्टिकल ने ये वाला पाथ कवर किया इस तरह से, तो मान लीजिए कि भाई ये पार्टिकल का पाथ है। तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां है या उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, तो आप यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे। कितने लोगों को दिख रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ होना चाहिए, ना कि ऊपर की तरफ? क्योंकि कर्व जैसे घुमा हुआ होगा, कर्व ऐसे घुमा है। तो इस इंस्टेंट पर आपका पार्टिकल, ये इतना बड़ा सर्कल देख रहे हो, इसका ये छोटा सा पार्ट कवर करता हुआ चला गया, यस और नो। फिर हो सकता है यहां पर हो सकता है उसने ये जो सर्कल है इसका ये छोटा सा पार्ट कवर करता हुआ गया है, यस और नो। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पाथ की प्रॉपर्टी कैसे है? क्योंकि ds भी किसकी प्रॉपर्टी है? पाथ। और डी थीटा भी पाथ, कि भाई किसी ds को कवर करने में कितना एंगल घूम जाएंगे, ये दोनों किसकी प्रॉपर्टी है? मतलब उसके लिए आपको पार्टिकल देखने की जरूरत नहीं है। आपको अगर मैं पाथ दे देता हूं तो आप किसी पॉइंट पे जाके बता सकते हैं कि उसका ds कितना है और उस समय पर कितना एंगल चेंज हो रहा है। उसके करस्पॉन्डिंग ds बाई डी थीटा रेशियो को हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। बात समझ गए? तो हमारा जो सर्कुलर मोशन होता है उसमें क्या होता है कि पार्टिकल हर मोमेंट पर एक ही सर्कल पर चल रहा होता है। लेकिन दुनिया में कोई भी जनरल मोशन है, आप हर इंस्टेंट पर पार्टिकल को किसी सर्कल पे चलता हुआ मान सकते हो, यस और नो। और उसी के रेडियस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इतना समझ में आया?
तो अब आगे से ध्यान रखेंगे कि जो नॉर्मल एक्सीलरेशन है वो नॉर्मल की तरफ तो होता है, लेकिन इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कंफर्म हुई बात? और ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पाथ की प्रॉपर्टी होती है। किसकी? तो अब हम आगे से नॉर्मल एक्सीलरेशन को v स्क्वायर बाई रो लिखेंगे। तो पहले इतना लिखो, अब हम लोग पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। इससे भी प्रॉब्लम आती है क्या? नोट कर लिया? तो एक आपके पास टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, दूसरा नॉर्मल। यहां नाम भी लिखते चलना, हालांकि पहले बोल दिया मैंने। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है ये, एंड दिस इज नॉर्मल। हाँ, आप कह सकते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पार्टिकल की जो दूरी है वही है, लेकिन कहां से? सेंटर ऑफ कर्वेचर, यही इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ds बाई डी थीटा ये ऐसे होगा बेटा, मैंने आपको बताया ये ds एक कर्व पाथ है और डी थीटा ये है, क्योंकि यहां पे भी नॉर्मल है और यहां पे भी नॉर्मल है, तो ds इतना छोटा है कि हर जगह का नॉर्मल यही मीट करेगा। तो इसका मतलब ये हर पॉइंट का नॉर्मल एक जगह पे मीट हो रहा है, तो ये एक सर्कल हुआ। क्या हुआ है? और उस सर्कल के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर का है, और उसके रेडियस को, तो रेडियस क्या होगा? आर्क लेंथ अपॉन आर्क एंगल। तो आर्क लेंथ है ds और आर्क एंगल है डी थीटा। तो यहां से ds बाई डी थीटा इज कॉल्ड एज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर। याद रखना, मैं सर्कुलर मोशन में ये प्रूफ दोबारा नहीं करूंगा, वहां जाके मैं सिर्फ आपको ये बोलने वाला हूं कि रो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेडियस ऑफ सर्कल में। नोट कर लिया सबने? अभी यहीं पे हो क्या? थोड़ा फास्ट हाथ चला है। आप डायरेक्ट रिजल्ट्स भी लिख सकते हैं, इनकी अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रूव करने के लिए कोई नहीं कहेगा। ठीक है? नोट कर लिया सबने? तो देखिए, टेंजेंशियल कंपोनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज क्या है? टेंजेंशियल कंपोनेंट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ स्पीड। तो अगर मैं कहता हूं कि स्पीड कांस्टेंट है, तो at क्या आएगा? 0। अगर स्पीड इंक्रीजिंग है तो at पॉजिटिव। at पॉजिटिव का मतलब है कि at वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है? इसी तरह से इफ स्पीड इज decreasing, your at will be negative. That means your at vector in opposite direction of
ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ओके, ये तो हुआ एटी की कहानी। और एन नॉर्मल एक्सीलरेशन जो सिंपली है तो क्या, v d थीटा बाई डी टी, एंड दैट इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई रो। तो हम देखते हैं ये कब होता है और कब। यहां से देखोगे तो आपको एंगल का रोल दिखाई नहीं देगा, यहां से देखोगे तो आपको डायरेक्शन चेंजिंग का रोल दिखाई देगा। तो पहले मुझे बताइए, पार्टिकल इज मूविंग ऑन स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट लाइन पे अगर मूव करे तो स्ट्रेट लाइन पे मूव करने का मतलब है उसके वेलोसिटी की डायरेक्शन में कोई चेंज, यानी डी थीटा जीरो है तो ए एन बी, यानी अगर हम लोग जो आगे पढ़ने वाले हैं ना रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन ऑन ए स्ट्रेट पाथ, वहां पर कभी भी नॉर्मल एक्सीलरेशन, तो वहां जो भी एक्सीलरेशन होगा वो हमेशा टेंजेंशियल होगा और वही नेट होगा। अच्छा, साथ के साथ अब हम ये बोल सकते हैं क्या कि स्ट्रेट लाइन पाथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी होता है? क्यों? क्योंकि अगर पाथ स्ट्रेट है तो जो नॉर्मल होंगे वो बहुत दूर जाके इंटरसेक्ट करेंगे, बेसिकली नॉर्मल जो होंगे वो पैरेलल होंगे। तो स्ट्रेट पाथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो आप नॉर्मल जीरो को ऐसे भी बोल सकते हो कि वहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। अच्छा, तो ये तो कंफर्म हो गया कि स्ट्रेट पाथ पे ये जीरो है। अब मैं कहता हूं कि इफ पार्टिकल ऑन कर्व्ड पाथ, यहां से क्या पता चला कि अगर पार्टिकल कर्व्ड पाथ पर है तो ये तो कंफर्म हो गया कि कुछ ना कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर तो होगा ही, है या ना? और अगर मैं ये कह देता हूं कि एंड स्पीड इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्या ये चीज जीरो आ सकती है कभी? तो योर नॉर्मल एक्सीलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो। हाँ, कर्व्ड पाथ पे एक कंडीशन में आपका ए एन भी जीरो हो सकता है, अगर कर्व्ड पाथ पर किसी मोमेंट पे पार्टिकल रेस्ट पर हो। जैसे मान लो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है या पैराबोलिक कोई भी मोशन करना चाह रहा है, किसी मोमेंट पर अगर उसकी स्पीड जीरो है तो चाहे उसका पाथ कैसा है तो उस स्पीड जीरो वाली जगह पे ए एन जीरो आएगा, यस और नो? और अदरवाइज अगर पाथ कर्व्ड है और पार्टिकल मूविंग है तो फिर उसका नॉर्मल एक्सीलरेशन जीरो कभी भी नहीं आ सकता। तभी तो आपने सुना होगा कि जो सर्कुलर मोशन है ना, उसमें इसी नॉर्मल एक्सीलरेशन को हम लोग सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन बोलना शुरू करेंगे। क्या बोलना शुरू करेंगे? सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन। तो आपको याद हो तो सर्कुलर मोशन में एक वर्ड बोलते हैं हम लोग कि अगर पार्टिकल सर्कल पे चल रहा है तो उसका सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन होना मस्ट है। क्यों? क्योंकि अगर उसकी स्पीड नॉन जीरो है और डायरेक्शन तो उसकी बदल ही रही है लगातार, तो डेफिनेटली उसके एक्सीलरेशन का एक कंपोनेंट तो जरूर होगा, एंड दैट इज सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन। अभी हम लोग जनरल पाथ पे इसको क्या नाम देते हैं? नॉर्मल एक्सीलरेशन। कितना समझ में आया? तो कब आपका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है और किधर होता है, और नॉर्मल एक्सीलरेशन होगा या नहीं, इधर देखो। अब इसकी डायरेक्शन हमेशा किधर बनाएंगे? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर और टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपको पाथ का कर्व देख के पता चल जाएगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर है उसका, यस और नो? इसको नोट करिए। तो आपका नेट एक्सीलरेशन बेसिकली क्या होता है? एटी वेक्टर प्लस एन वेक्टर। हम ए के बारे में पता लगा रहे हैं, इन दोनों के बारे में पता लगा के। तो मैग्नीट्यूड में क्या रिलेशन होगा? ए इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एटी स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। तो ये नेट एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ये मैंने डायरेक्ट इसलिए लिख दिया क्योंकि एटी और ए एन एक दूसरे के
परपेंडिकुलर है। और इन दोनों की एक अच्छी बात है कि एक को स्पीड के चेंजिंग से मतलब है और दूसरे को डायरेक्शन से मतलब है। ठीक है, ओके। तो ये मेरे पास कंडीशन है। तो एक बात बताओ, आपका कर्व जितना ज्यादा घुमा हुआ होगा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना कम होगा, और जितना कम घुमा होगा उतना रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे मान लो मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, मान लीजिए ये ऐसे कर्व है, मान लीजिए कुछ, मान लीजिए ये ऐसा कर्व है, ऐसा। तो जैसे यहां पर आप देखो तो आपको पता है यहां इसका सेंटर कुछ इधर होगा, और यहां ये जिस सर्कल पे चल रहा होगा, ये मैं डॉटेड बना रहा हूं क्योंकि इस इंस्टेंट पर सिर्फ यही कवर किया गया है। यस और नो? तो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब कर्व जितना ज्यादा घूमेगा उतना रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा आएगा, और जितना कर्व फ्लैट होगा, जितना फ्लैट होगा उतना रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा आएगा। तो जैसे यहां पर अगर मैं थोड़ा फ्लैटनेस ज्यादा दिखा रहा हूं, तो पहले बताओ इसका सेंटर किधर होगा, नीचे या ऊपर? वेरी गुड। और यहां पर जब मैं दो नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो जो इंटरसेक्शन दिख रहा है, तो यहां पास में दिख रहा है और यहां दूर जाके दिख रहा है, ये इस पार्ट को कवर कर रहा है और इसका सर्कल ये है। समझ में आती है क्या? तो ये रो 2 बड़ा है और यहाँ रो 1 छोटा है। तो आपको दिख रहा है कि रो 1 इज ग्रेटर, रो 1 इज लेस देन रो 2। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना ज्यादा आएगा कर्व उतना ही कम घुमा हुआ होगा, और कर्व जितना ज्यादा घूमेगा उतना रेडियस छोटा आएगा। यस और नो? ठीक है। तो एक लैंग्वेज होता है कि कर्व का कर्वेचर, कर्वेचर वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? कितना घुमा हुआ है कर्व। तो कर्व का कर्वेचर जितना ज्यादा होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना ही कम होगा। तो कर्व का कर्वेचर जितना ज्यादा है, कर्वेचर मतलब घुमाव जितना ज्यादा है, रेडियस उतना ही छोटा आएगा। और जितना कर्व फ्लैट होगा, मतलब फ्लैट नहीं बोलना चाहिए, जितना घुमाव कम होगा उतना रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा आएगा। इसीलिए स्ट्रेट पाथ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट आता है, क्योंकि कर्व बिल्कुल भी घुमा हुआ नहीं है। तो उन दोनों का जो इंटरसेक्शन है नॉर्मल्स का, वो इनफाइनाइट पे जाकर आता है। यस और नो? तो ये लैंग्वेज ध्यान रखना, कहीं पे यूज होगा, कर्वेचर जितना ज्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना ही कम। ओके। अब देखो जब पार्टिकल चल रहा हो तो हम अभी तक देखो, आप समझ पा रहे हो, मैं पढ़ा तो रहा हूं ए और सिखा रहा हूं किन दोनों को, ए टी और ए एन, क्योंकि मुझे डायरेक्ट ए के बारे में अगर कुछ जानना है तो मुझे ए टी और ए एन से पता चलता है उसके बारे में। तो जैसे अब मेरे पास कोई भी पाथ हो गया, वैसे अब मैंने इतना सिखा दिया है कि आप समझ सकते हो। मान लो आपका पार्टिकल इधर जा रहा है, मुझे बताइए इस पर्टिकुलर मोमेंट पर, इस पर्टिकुलर मोमेंट पर उसकी वेलोसिटी नॉट इक्वल, मतलब स्पीड नॉट इक्वल टू 0 है और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। ध्यान से समझना। अब मैं उसके नेट एक्सीलरेशन को एनालाइज कर रहा हूं किधर हो सकता है, तो उसके लिए आपके पास एक जानकारी तो है, बताइए v नॉट इक्वल टू 0 और पाथ कर्व्ड है क्या? कौन सा एक्सीलरेशन होगा ही, और किधर होगा? नीचे। क्योंकि यहां पर जो कर्वनेस है उसके हिसाब से वेलोसिटी के परपेंडिकुलर तो जाना ही है, पर जाना है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। तो क्या ये एन तो इधर होना मस्ट है, तो ये आपका एन वेक्टर इधर आएगा। अब मुझे 80 पर कमेंट करना है,
और 80 पे कमेंट करने के लिए क्या चाहिए मुझे? स्पीड जो है नॉट इक्वल टू जीरो तो है, लेकिन इट इज चेंजिंग और नॉट। तो मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि दिस स्पीड इज इंक्रीजिंग, स्पीड इंक्रीजिंग है, तो बताइए 80 वेक्टर वेलोसिटी के डायरेक्शन में या ऑपोजिट? तो वेलोसिटी की ये डायरेक्शन है, तो मेरा 80 वेक्टर इधर होगा। बोलिए। तो हम जनरल बात कर रहे हैं, तो 80 और an को देखकर हम a वेक्टर का पता लगा सकते हैं, यस और नो? तो कितने लोगों को दिखा कि यस सर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच का एंगल एक्यूट है? ठीक है, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच का एंगल एक्यूट है। तो क्या अब आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर वेलोसिटी एक्सीलरेशन के बीच का एंगल एक्यूट है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में गिरेगा और नॉर्मल तो परपेंडिकुलर आएगा ही आएगा। तो इस केस में स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? स्पीड बढ़ रही है। अगर मान लो यही कंडीशन होती, बस थोड़ा सा चेंज कर दें, तो मेरा पार्टिकल यहां पर है, ऐसे जा रहा है, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, बट क्वेश्चन ने कहा कि वेलोसिटी मतलब स्पीड नॉट इक्वल टू जीरो बट स्पीड डिक्रीजिंग। तो अगर मुझे देखना हो तो नॉर्मल देखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ होगा, लेकिन टेंजेंशियल वेलोसिटी के अपोजिट गिरेगा, तो टेंजेंशियल इधर गिरेगा। तो 80 वेक्टर वेलोसिटी के अपोजिट जाएगा, यानी 80 मेरा नेगेटिव आ रहा है, तो नेट एक्सीलरेशन इधर होगा। तो इस केस में नेट एक्सीलरेशन वेलोसिटी के साथ कैसा एंगल बना रहा है? तो ये जो एंगल आपको दिख रहा है ये कैसा है? ऑब्ट्यूस। किसके किसके बीच में? वेलोसिटी और, तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में आपको जो भी कंडीशंस देखनी है, तो किस तरफ हो सकता है एक्सीलरेशन, कुछ ऐसा होगा। तो अब आप ध्यान रखना कि अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच का एंगल एक्यूट हो तो कितने लोग ये बात बोल सकते हैं कि स्पीड बढ़ेगी? और वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच का एंगल अगर ऑब्ट्यूस हो, स्पीड घटेगी। समझ में आई बात? और नॉर्मल तो पाथ के कर्वेचर के अकॉर्डिंग हो ही जाएगा। अभी इसी क्वेश्चन में मैं अगर स्पीड कांस्टेंट कर दूं, तो स्पीड कांस्टेंट कर दूं तो टेंजेंशियल खत्म हो जाएगा, सिर्फ कौन सा? तो क्या ये बात समझ में आती है कि अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, किसके किसके बीच का एंगल? वेलोसिटी और, तो उस केस में उस मोमेंट पर स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ कौन चेंज होगा? डायरेक्शन। समझ में आई बात? तो पहले इतना नोट कर लो। अब मैं इसके कई केस बना सकता हूं। मान लो मैं ऐसे घुमाने की बजाय ऐसे कर्व बना दूं, तो आपको पता है नॉर्मल इधर चला जाएगा, तो अब आपको कोई भी कंडीशन अपने आप डील कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अभी इसमें स्पीड कांस्टेंट बना दे तो नेट एक्सीलरेशन सिर्फ कौन बचेगा? ए टेंजेंशियल कैसे बचेगा बेटा? नॉर्मल बचेगा। मान लीजिए ये पाथ है और ये वेलोसिटी इस जगह पर इस ओर है, और मैंने कह दिया कि इसकी स्पीड नॉट इक्वल टू जीरो है बट स्पीड कांस्टेंट है, तो इसका नेट एक्सीलरेशन यही है बस। नॉर्मल एक्सीलरेशन ही इसका नेट एक्सीलरेशन होगा क्योंकि 80 की वैल्यू जीरो आएगी। ओके, तो अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच का एंगल कैसा है?
एक्यूट, तो क्या मैं बोल सकता हूं स्पीड अप? स्पीड अप, स्पीड अप को सिंपल वे में हम लोग बोल देते हैं पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, और अगर स्पीड डाउन होती है तो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं? पार्टिकल रिटार्ड कर रहा है। तो रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन में फर्क समझ में आया? हालांकि रिटार्डेशन भी एक तरीके का क्या है? एक्सेलरेशन ही है, लेकिन जब स्पीड डाउन होती है तो उसको हम लोग रिटार्डेशन वर्ड भी यूज करते हैं। तो अभी तक ध्यान देना, कहीं आप लोगों ने ऐसा पढ़ा होगा कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन, बट मैं जो डिस्कस कर रहा हूं वो जनरल पाथ पे कर रहा हूं। तो जनरल पाथ पे अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल एक्यूट है तो पार्टिकल स्पीड अप करेगा, और अगर वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बीच का एंगल ऑब्ट्यूस है तो पार्टिकल स्पीड डाउन करेगा, जिसको हम लोग रिटार्डेशन बोल सकते हैं। आगे जब हम 1D में ले जाएंगे ना, तो 1D में आपको पता है नॉर्मल एक्सेलरेशन तो होगा नहीं, तो एक्सेलरेशन जो नेट होगा वो सिर्फ कौन सा होगा? टेंजेंशियल। तो फिर हम लोग सेम और अपोजिट बोला करेंगे। बट इन जनरल स्पीड अप के लिए पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल एक्यूट होना चाहिए, और स्पीड डाउन के लिए ऑब्ट्यूस होना चाहिए। ठीक है? और डेफिनेटली अगर एंगल 90 डिग्री है तो उस मोमेंट पर स्पीड चेंज नहीं हो रही है। ठीक है? अब इधर एक पॉइंट पे बात करते हैं जो समझने वाली चीज है, क्योंकि फिजिक्स में काम तो यही आएगा। अब एक बात बताइए, आपको काइनेमेटिक्स हमने पढ़ाया, अब इधर सुन लो, पेन बंद कर दो, लिख लिया हो तो आपको पता है पहले हमने पाथ चला रहे हैं उसको, है ना, फिर बोल रहे हैं उसका पोजीशन वेक्टर ऐसे बदल रहा है तो वेलोसिटी ये होगी, फिर वेलोसिटी बदल रहा है तो एक्सेलरेशन होगा। लेकिन एक बात बताइए, जैसे अभी मान लीजिए कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे काइनेमेटिक्स जो डिस्कस करती है ना, मैंने आपको बोला कि इसकी स्पीड यहां से यहां ये हो गई, तो बताओ एक्सेलरेशन कैसा होगा? क्या मैं ये पूछ रहा हूं आपसे? यस और नो? लेकिन प्रैक्टिकल जो ग्राउंड होता है उसमें एक्सेलरेशन पहले होता है, वेलोसिटी में चेंज बाद में आता है। बात मेरी समझ में आ रही है? जैसे प्रैक्टिकल ग्राउंड पे वेलोसिटी पहले होती है, डिस्प्लेसमेंट बाद में होता है। अभी मेरे पास अगर कोई वेलोसिटी है तो उस वेलोसिटी को मुझे क्या कराना है? डिस्प्लेस। अब पढ़ा कैसे रहे? रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, डिस्प्लेसमेंट पहले बता रहे हैं और वेलोसिटी को बाद में बोल रहे हैं। जबकि प्रैक्टिकल ग्राउंड पे पहले कौन होगा? वेलोसिटी होगी, और वेलोसिटी को मतलब चेंज करने की तो बात हम बाद में करते हैं, वेलोसिटी का काम होता है पाथ ट्रेवल कराना। तो एक बात बताइए, कोई पार्टिकल मूविंग कंडीशन में है, कोई पार्टिकल, उसकी कोई वेलोसिटी है, तो उस वेलोसिटी का काम है dt टाइम में उसको डिस्प्लेस कराना। हाँ या ना? क्या मेरी बात समझ में आती है? पढ़ाते वक्त उल्टा पढ़ा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकाल के बता रहे हैं, जबकि एक्चुअल में होता क्या है? वेलोसिटी पहले होगी, डिस्प्लेसमेंट बाद में होगा। वेलोसिटी उसको डिस्प्लेस करा के अगले पॉइंट पे ले जाएगी। हाँ या ना? इसी तरह से एक्सेलरेशन पहले होगा और वेलोसिटी में चेंज बाद में आएगा। तो एक्चुअली पढ़ाते वक्त तो हम पढ़ा रहे हैं कि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो ये एक्सेलरेशन होगा, वो एक्सेलरेशन होगा, ऐसे समझा रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड पे वेलोसिटी कुछ होगी और उस मोमेंट पर कुछ एक्सेलरेशन होगा, और उस एक्सेलरेशन की जिम्मेदारी होगी उसकी वेलोसिटी को बदलना। मतलब कॉज कौन है? वेलोसिटी को बदलने का कॉज कौन है? जबकि हम लोग पढ़ा कैसे रहते कि वेलोसिटी बदल रही है तो देखो एक्सेलरेशन होगा। लेकिन अगर हम कॉज एंड इफेक्ट की बात करें तो एक्सेलरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, वेलोसिटी को चेंज करेगा। यस और नो? अच्छा, अब जैसे काइनेमेटिक्स पढ़ाते वक्त हम एक्सेलरेशन पे आके रुक जाते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हो कि सर अगर एक्सेलरेशन में भी चेंज आ रहा हो तो उसका रेट भी निकाल दो, जिसको हम लोग जर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिर हम चाहें तो जर्क में भी वेरिएशन आ रहा है तो उसकी भी बात कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एक्सेलरेशन पे आके रुक जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन जो है, पहले तो मैंने ये बताया ना कि एक्सेलरेशन पहले होगा और वेलोसिटी में चेंज बाद में आता है। और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, क्योंकि अब आप लोग 12th में हैं तो थोड़ा सा तो आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो फोर्सेस जो हैं उनकी प्रॉपर्टी है। यस और नो?
तो सही मायने में एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको इधर वेलोसिटी पे भटकने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, देखो वेलोसिटी जो है वो होगी उसके पास, और एक्सेलरेशन कौन बताएगा, फोर्स। जैसे थोड़ा बहुत एनएलएम हम जानते हैं, F इक्वल टू एम ए, हाँ या ना। तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना है वो कौन बता देगा हमें, फोर्स। ध्यान से समझना, क्योंकि जब आप मोशन एनालाइज करेंगे तो आपको सीधे नहीं जाना है, आपको रिवर्स आना है। कैसे, अभी पार्टिकल के पास कोई वेलोसिटी है, बताओ इस वेलोसिटी का काम क्या है, dt टाइम में उसको आगे बढ़ा देना, उसको dr डिस्प्लेस करा देना। पर वो dr जब डिस्प्लेस हो रहा होगा उस दौरान उसके पास जो एक्सेलरेशन है वो उसकी वेलोसिटी को चेंज करेगा, यस और नो। तो याद रखना ये पहले है, चेंजेस बाद में होंगे। तभी मैं क्या बोल रहा हूं, अगर वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बीच का एंगल एक्यूट है तो स्पीड बढ़ेगी। तो मैं इसका इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं ना, कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल अगर एक्यूट है तो एक्सेलरेशन का काम है वेलोसिटी को बदलना, समझ गए। और वो कैसे बदलेगा वो उसकी प्रॉपर्टी है, यस और नो। तो एक्सेलरेशन पहले होगा और वेलोसिटी में चेंज बाद में आएगा। तो अब मैं आपको इस तरह से पूछता हूं, देखें आप समझ पाते हो क्या। मान लीजिए अभी पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है, ध्यान से देखना, वेलोसिटी इधर है और ये जो एक्सेलरेशन है ना ये फोर्सेस से निकल चुका, एक्सेलरेशन इधर है। अब ये पहले है, इसका काम है इसको बदलना, तो इसका काम है इसको बदलना। और इसको बदलने के लिए दो चीजें हैं, एक स्पीड बदलना और डायरेक्शन बदलना। तो हमें पता है कि अगर एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट है तो वो स्पीड बदलेगा, और अगर एक्सेलरेशन का नॉर्मल कंपोनेंट है तो वो डायरेक्शन बदलेगा। समझ में आई बात। तो ये नॉर्मल है और ये, अब कितने लोगों को दिखा कि टेंजेंशियल वेलोसिटी के तरफ है, तो अगले dt टाइम में स्पीड की वैल्यू बढ़ेगी, तो इस एक्सेलरेशन ने उसकी स्पीड बढ़ा दिया। अब मुझे देखना है वेक्टर नीचे की तरफ घुमाऊं या ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। क्यों, क्योंकि नॉर्मल इधर है, तो इधर वाला नॉर्मल इसकी वेलोसिटी को यूं घुमाएगा। या फिर इसको समझने का दूसरा तरीका कि ये नॉर्मल है ना, तो नॉर्मल के डायरेक्शन में जाकर सेंटर ऑफ कर्वेचर डिसाइड होगा। ध्यान से देखना, आपका an किसके बराबर है, v स्क्वायर बाई v है आपके पास, an भी है, ये दोनों मिलकर रो डिसाइड कर देंगे रो कितना होगा। तो रो जितना होगा तो जो an है ना उसकी डायरेक्शन में जाकर हम क्या ढूंढेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसे तो नीचे की ओर घूमेगा कि ऊपर की ओर, और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होता तो ऊपर की ओर घूम जाता। तो अगले पल ये ऐसे घूम जाएगा इसको सेंटर मानते हुए, यस और नो। और यहां से जब यहां आया है पार्टिकल आपका, तो उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ गई है और डायरेक्शन ऐसे चेंज हुआ है, यस और नो। तो एक्सेलरेशन पहले होता है और वेलोसिटी में चेंज। तो याद रखना इसका काम है वेलोसिटी को बदलना, और वेलोसिटी का काम है पाथ को ट्रेवल कराना। तो पता है ये जो v वेक्टर आप देख रहे हो ये dt टाइम में पार्टिकल को dr डिस्प्लेस करेगा। कितना, dr, जो हमने बताया था ना कि वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंशियल टू पाथ होती है, तो वो dt टाइम में dr आगे ले जाके छोड़ देगा, और उसको dr को ले जाते वक्त एक्सेलरेशन उसकी वेलोसिटी को क्या कर देगा, चेंज कर देगा एज पर दी कंडीशंस। और फिर जैसे ही वेलोसिटी चेंज हो गई नई वेलोसिटी आ गई, अब ये नई वेलोसिटी फिर से इसको पाथ ट्रेवल कराएगी, यस और नो। और पाथ ट्रेवल कराते वक्त जो एक्सेलरेशन है उसका काम है उस वेलोसिटी को बदलना। तो मोशन कैसे होता है आपको समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए यहां से किसी पार्टिकल को मैं थ्रो करता हूं, तो जो उसका वेलोसिटी का एस्पेक्ट है वो उसको पाथ ट्रेवल कराता है, और एक्सेलरेशन चलते चलते वेलोसिटी को चेंज करते रहता है, और वेलोसिटी का काम होता है पाथ ट्रेवल कराना। बात समझ में आया। एक्सेलरेशन का काम चलाना नहीं होता है, एक्सेलरेशन का काम वेलोसिटी को बदलना होता है, और वेलोसिटी का काम पार्टिकल को चलाना होता है। बात समझे कि नहीं। इस तरह से मोशन परफॉर्म होता है। तो मोशन जब आप एनालाइज करते हैं, जैसे इस चैप्टर के बाद आपको कॉज पर आना पड़ेगा, एनएलएम और जो भी चैप्टर्स हैं, तो पहले आप पार्टिकल की पोजीशन देखेंगे,
फिर वेलोसिटी देखेंगे। तो वेलोसिटी का काम होगा dt टाइम में आगे बढ़ा देना, है ना, और उस वेलोसिटी को बदलने का काम कौन करेगा, और हर मोमेंट पे देखते जाओ मोशन होता चला जाएगा। यस और नो। तो अगर आपको पता चल जाए कि सर्कुलर है तो सर्कुलर बोल देंगे, कोई और तरीके का मोशन है तो वैसा बता देंगे। यस और नो। तो एक्सीलरेशन पहले होता है और वेलोसिटी में चेंज बाद में होता है। लेकिन काइनेमेटिक्स में हम लोग पहले, क्योंकि हम लोग कॉज और इफेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, मोशन। तो हम आपसे पूछते हैं कि स्पीड बदल रही है, बताओ किधर होगा एक्सीलरेशन। बट प्रैक्टिकल ग्राउंड पे जब एक्सीलरेशन होगा तो वेलोसिटी बदलेगी। बात समझ में आए कि नहीं। तो जैसे एन को देखते हुए आप कर्व घुमा सकते हैं, और 80 को देखते हुए स्पीड बढ़ाना है कि स्पीड कम करना है, उसके बारे में हम एनालाइज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको सिंपल समझाता हूं, थोड़ा बहुत आपको पता है। अभी ये चौक में एज अ प्रोजेक्टाइल फेंक रहा हूं ऐसे, ठीक है, बताइए इसकी वेलोसिटी इधर है क्या, ध्यान से देखना। और आपको पता है इस पे mg फोर्स लग रहा है, तो इसका एक्सीलरेशन इधर है क्या, बताइए वेलोसिटी एक्सीलरेशन के बीच का एंगल कितना, ऑब्ट्यूज है क्या। तो इसका काम क्या है, एक्सीलरेशन। तो एक तो स्पीड डाउन करेगा। अच्छा, वेक्टर इधर घुमाओ या ऊपर, क्यों, क्योंकि ये एक्सीलरेशन है, तो इसका नॉर्मल इधर आएगा। नॉर्मल इधर आएगा तो नॉर्मल का काम डायरेक्शन बदलना। यस और नो। और टेंजेंशियल का काम, तो जब ये प्रोजेक्टाइल ऐसे फेंकते हैं ना, तो आपने देखा होगा वेक्टर यूं घूमता है। तो वेक्टर घुमाने का काम कौन कर रहा है, नॉर्मल एक्सीलरेशन। समझ में आई बात। और टेंजेंशियल उसकी स्पीड। तो जब तक ऐसे रहती है ना वेलोसिटी, तब तक स्पीड डाउन होती है, और जब उसकी वेलोसिटी ऐसे हो जाती है तो एक्सीलरेशन ऐसे होगा क्या। एक्सीलरेशन का कंपोनेंट वेलोसिटी के डायरेक्शन में गिरेगा, तो स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी। यस और नो। तो प्रोजेक्टाइल में जब तक वेलोसिटी ऊपर की तरफ रहती है तब तक क्या होता है, स्पीड डाउन होती है, और जब वो वेलोसिटी नीचे की तरफ होना शुरू होती है तो स्पीड अप होने लग जाती है। यस और नो। और यहां पर लगातार नॉर्मल एक्सीलरेशन है, तो लगातार उसकी डायरेक्शन को चेंज करते जाएंगे। यस और नो। ठीक है। तो वेलोसिटी पहले होती है और एक्सीलरेशन, है ना। तो मतलब वेलोसिटी पहले होती है, सुनो सुनो, वेलोसिटी पहले होती है, वो पाथ ट्रेवल कराती है। एक्सीलरेशन पहले होता है जो वेलोसिटी को चेंज करता है, और उसके थ्रू कोई भी मोशन परफॉर्म होता है। बात समझ गए। ठीक है, ये सब नोट कर ही रखा है सबने। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी ध्यान रखना मिक्सअप आएंगे, कोई ऐसे मत सोचना कि सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा। वो क्वेश्चन सिंपल ही है, क्योंकि अब आपको अगर पूरी थ्योरी पता है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन है। एक पार्टिकल किसी रेफरेंस बॉडी के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है, तो पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर इक्वल्स टू AT I cap plus BT square J cap, where A and B are positive constants. ओके, आप चाहो तो ए और बी की कोई वैल्यू रख सकते हो, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। बताइए पार्टिकल किस प्लेन में चल रहा है, XY प्लेन में, क्योंकि मैंने जेड नहीं बताया, यानी उसका जेड 0 है। जेड क्या है, तो दिस पार्टिकल इज मूविंग ऑन XY प्लेन। अभी मुझे नहीं पता कि पार्टिकल का पाथ किस तरीके का है, वो सारी चीजें हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो लिखो पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज AT I कैप प्लस BT स्क्वायर J कैप। अच्छा, मैं इसमें एक एक क्वेश्चन पूछता जाऊंगा, उसका आंसर भी हम निकालते जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखे, फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ द पाथ। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ द पाथ। ठीक है, देखिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है कि जो पार्टिकल मूव कर रहा है ना, उसके एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट इनमें आपस में क्या रिलेशन है। तो मुझे पता है कि ये इसका टाइम के रेस्पेक्ट में है क्या एक्सप्रेशन,
तो दिस पोजीशन वेक्टर अगर हम जनरल बात करें तो हमारे पास ये है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, यस और नो? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इसका पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो एट एनी टाइम टी पर एक्स क्या है, ए टी, और वाई क्या है, बी इंटू टी स्क्वायर। तो एक्स और वाई टाइम के साथ कैसे रिलेटेड है पता चल गया आपको? एक्स की वैल्यू टाइम के साथ ये रिलेशन रख रही है, वाई की वैल्यू ये रख रही है, और मुझे एक्स और वाई में रिलेशन चाहिए, समझ गए क्या? तो एक्स और वाई में जो रिलेशन होगा इसका मतलब होगा कि आप उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्स और वाई का रिलेशन शो कर रहे हैं, यानी एक्स और वाई आपस में कैसे रिलेटेड हैं उसको आप प्लॉट कर सकते हो, वो उसका पाथ की ट्रेजेक्टरी हो जाएगी। व्हाट इज इट्स इक्वेशन? तो y इक्वल्स टू बी, इन दोनों से किसको एलिमिनेट करना है, टाइम। टाइम एलिमिनेट करने पर t की वैल्यू x बाई a होल स्क्वायर, दैट इज व्हाट y इक्वल्स टू b अपॉन a स्क्वायर इनटू, यानी y और x में कैसा रिलेशन है, याद रखना जनरल पाथ है। तो y और x में रिलेशन कैसा है, पैराबोलिक है। क्या ये एक अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है? तो ये कुछ इस तरीके का पैराबोला है, ये आपका y एक्सिस, ये x एक्सिस, और ये एक कैसा ट्रेजेक्टरी है, पैराबोलिक। तो मुझे बताइए ये पार्टिकल एक पैराबोलिक पाथ पे चल रहा है, यस और नो? कंफर्म? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। क्वेश्चन नंबर 1 लिखे, मतलब 2। हाँ, तो आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मिल गई। ये पार्टिकल एक कर्व्ड पाथ पे चल रहा है क्या? अब आपको पता है कि कर्व्ड पाथ पे चल रहा है तो उसको मूव कराते वक्त घुमाने का काम कौन कर रहा होगा, वेलोसिटी को घुमाने का काम नॉर्मल एक्सेलरेशन, और टेंजेंशियल उसकी स्पीड चेंज कर रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी, find out the average velocity of the particle, average velocity of the particle for t equal to 0 to, for t equal to 0 to t equal to 2 second, and for t equal to 1 second to, and for t equal to 1 second to t equal to 5 second। सिंपल क्वेश्चन है क्या? कुछ नहीं करना है आपको, आर दिया हुआ है, क्या दिया है, ATI कैप प्लस, तो पहले हम बात कर रहे हैं 0 से लेके 2 सेकंड तक, तो कुछ नहीं करना है, मुझे 0 पे क्या चाहिए, पोजीशन वेक्टर, और 2 पे भी, चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज योर टोटल डिस्प्लेसमेंट, सही बात है। तो आपको r एट 0 बताइए, t इक्वल टू 0 पर r कितना आएगा, 0 वेक्टर, और r एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड, जरा रखिए t इक्वल टू 2 सेकंड, 2a i कैप प्लस 4 j कैप, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। तो यहां से मेरे पास डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, तो मेरे पास एवरेज वेलोसिटी क्या निकाल रहे हैं हम, एवरेज वेलोसिटी, दैट इज इक्वल्स टू, एवरेज वेलोसिटी इज योर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एक बार मैं वापस से लिख रहा हूं, वापस रिकॉल करो चीजों को। तो व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट, एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट इज योर r एट 2 माइनस r एट 0 अपॉन डेल्टा t। तो ये R2 तो है आपके पास 2a i कैप प्लस 4b j कैप अपॉन 2, तो एवरेज वेलोसिटी आई है कितनी, a i कैप 2b j कैप, तो ये तो हुआ वेक्टर में, ये एवरेज वेलोसिटी का x कंपोनेंट है और ये है
y कंपोनेंट है। और अगर आपसे पूछ लिया आपसे एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, क्या मैं इसको एवरेज स्पीड बोल सकता हूं? अरे यार नहीं बोल सकता, एवरेज स्पीड अलग चीज है। एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसलिए तो मैं क्या लिख रहा हूं, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, एंड दिस इज योर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर। कर सकते हो? दूसरा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, फॉर t इक्वल टू 1 to t equals to 5, मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूं। What is the average velocity in this interval? That is r5 minus r1 upon 5 minus 1. क्या कहते हो? r5 is how much? a into 5, 5a I cap plus 25b j cap minus t equal to 1 second, a I cap plus b j cap, b ही आएगा, ओके, डिवाइडेड बाय 5 minus 1 that is 4। तो यहां से देखिए आएगा मेरे पास 4a I cap, 4 से डिवाइड होगा a I cap प्लस 25 minus 1 24 by 4 6b j cap। So this is the average velocity for the interval 0 to 5 second। तो आपको चेंज इन पोजीशन वेक्टर अपॉन चेंज इन टाइम करना था, तो ये आप दोनों तरह से निकाल सकते हैं, और ये अभी स्पीड नहीं है। बात मेरी समझ आती है क्या? पहले इतना नोट करिए। हाँ, कहीं से आवाज आ रही है? हाँ, तुम आगे बैठा करो बेटा, है ना, कैसे भी जगह लेके, नहीं तो अपने पास एक और जगह है, अब यहाँ पे चेयर लगा के भी बैठ सकते हो, चेयर थी ना यहाँ पे एक, है ना। हाँ, अब पूछो, आपकी आवाज नहीं आ रही यहाँ तक। एवरेज, हाँ, एवरेज वेलोसिटी का अगर हम मॉड लेते हैं तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आता है, बट इट इज नॉट एवरेज स्पीड। और आप समझ भी सकते हो पार्टिकल का पाथ काउड है, हाँ या ना, तो आपको पता है एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड तो ज्यादा ही आएगा उस इंटरवल में, सही बात है। चलिए ये दोनों पार्ट आ गए, तो अभी आपका इक्वेशन मैथमेटिक्स में चल रहा है, तो आप मैथमेटिकली जो भी आपको डील करना है वो निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, एकदम धीरे धीरे मत पढ़ो, है ना, जोश में बैठो क्लास में, ठीक है। फिजिक्स आसान सब्जेक्ट है, बाकी आप लोग जानते हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट पिक किया हुआ है, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं, अभी तक मैंने जितना पढ़ा दिया, ग्राफ को छोड़ के मोशन इसी तरह से एनालाइज किया जाता है, चाहे वो किसी भी पाथ पर हो और वो किसी भी चैप्टर में आ जाए। अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है उससे आप किसी भी मोशन को एनालाइज कर सकते हैं। आप बस इक्वेशन की हैंडलिंग सीखनी है आपको, कभी ग्राफ बनाना है, कभी स्लोप आएगा, कभी कॉर्ड आएगा, जो कुछ भी आएगा, लेकिन आप ओवरऑल आपका क्या एस्पेक्ट है, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बदलता है, वेलोसिटी पाथ ट्रेवल कराता है, तो पार्टिकल मूव कैसे करेगा उसका अंदाजा आपको किससे लगेगा, पहले पोजीशन होगा, पोजीशन को बदलेगा वेलोसिटी, वेलोसिटी को बदलेगा एक्सेलरेशन, और उसका पाथ कवर होता हुआ चला जाएगा। बात समझे? तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखो, जब वो बहुत सिंपल है, वो आप लोग बताएंगे फटाफट। लिखे, फाइंड आउट initial velocity of particle, find out initial velocity of particle and velocity of particle at t equals to 2 second। Find out the initial velocity of particle and velocity at t equals to 2 second। समझ रहे हो ना? ये एक सिंगल क्वेश्चन के थ्रू सारी बात हम लोग कर लेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन को टर्न करेंगे अलग अलग कॉन्सेप्ट पे। तो
मैंने पूछा क्या है, एवरेज या इंस्टेंटेनियस? तो थर्ड पॉइंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो आर वेक्टर को डिफरेंशिएट करने पे वेलोसिटी आ जाती है। यू हैव आर वेक्टर, कितना कितना, तो डी आर बाई डी टी करूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन ए आई कैप प्लस 2 बी टी जे कैप। ये लीजिए, अब वेलोसिटी कब कब पूछा है, वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 0, इनिशियल बोला है, इनिशियल यानी टी इक्वल टू, दैट इज योर ए आई कैप। वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड, कितनी, ए आई कैप प्लस 4 बी जे कैप। यह है वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो कोई आपसे पूछे स्पीड कितनी है इनिशियल, तो स्पीड टी इक्वल टू 0 पर ए है, और स्पीड एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड कितनी है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4b का, दैट इज इक्वल्स टू स्पीड एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर। सही बात है। तो अब हम बोल सकते हैं, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होता है। तो किसी मोमेंट पर अगर मैं स्पीड पूछ रहा हूं या वेलोसिटी पूछ रहा हूं, तो वेलोसिटी डी आर बाई डी टी से आ जाएगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड को बताएगा। कंफर्म? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, find out acceleration of particle, find out acceleration of particle at any time t। क्या करें, पहले तो कौन सा एक्सेलरेशन है ये, इंस्टेंटेनियस या एवरेज? अगर एवरेज पूछते तो किसी t1 टाइम पे वेलोसिटी फिर किसी t2 टाइम पे वेलोसिटी निकाल के सॉल्व होता, लेकिन आई एम आस्किंग अबाउट द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इधर देखो, इसको मैंने a वेक्टर लिख दिया, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी ये रहा, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, आई एम गेटिंग द एक्सेलरेशन एज, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 0 प्लस 2b जे कैप। मुझे बताइए क्या इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? क्यों? क्योंकि ये टाइम पर डिपेंडेंट। तो मैं आपसे कहूं t इक्वल्स टू 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, कितना एक्सेलरेशन? दैट एक्सेलरेशन इज 2b जे कैप। कंफर्म? ओके, इसको लिखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, अगला क्वेश्चन लिखिए। इसके पहले वाले में अभी तक सिर्फ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। पहले आपने पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी मिली, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन मिल रहा है। कंफर्म? अभी डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अभी इंटीग्रेशन के रास्ते पे तो हम गए नहीं है। ठीक है, अब हम लोग रिवर्स भी चलेंगे। पहले क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड आउट द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t। टेंजेंशियल, find out the tangential acceleration of the particle at any time t। एक मिनट रुक जाओ, जल्दीबाजी नहीं,
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट एनी टाइम t। ओके, चलिए इधर देखो, पहले किसी ने बोला है 0, तो जो वो 0 बोल रहा है वो देख ले कि क्या इसकी स्पीड कांस्टेंट है क्या। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 कब आता है, जब स्पीड कांस्टेंट हो। क्या स्पीड चेंजिंग है? ओके, अब इधर ध्यान से सुनते जाना अब आगे चीजें। तो मेरे पास एक्सेलरेशन और वेलोसिटी है, मैंने आपसे किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे पूछा है ना, मतलब वो पर्टिकुलर टी है। अब आप उसकी टी की वैल्यू रखते जाएंगे, तो 1 सेकंड में चाहिए, 2 सेकंड में चाहिए, 3 सेकंड में चाहिए। तो पहले मुझे बताओ, मेरे पास दो चीजें हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। एक तो वेलोसिटी है, कितनी आई है बताना, ए आई कैप 2b t j cap, and you have the acceleration 2b। याद रखना एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन इस एक्सेलरेशन का वेलोसिटी के साथ हमें एनालाइज करना पड़ेगा, तब हम टेंजेंशियल और नॉर्मल की बात कर सकते हैं। तो एक बात बताओ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, डेफिनेशन में जाओ। एक मिनट मैं बताता हूं, दो तरह से हम निकाल सकते हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है वेलोसिटी के डायरेक्शन में, यस और नो। तो एक तो मेरे पास ये मेथड है इसको निकालने का, क्योंकि आई हैव एक्सेलरेशन, आई हैव वेलोसिटी। तो अगर मैं एक्सेलरेशन का कंपोनेंट वेलोसिटी की तरफ ले लेता हूं तो मुझे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो एक तरीका, तो क्योंकि एक्चुअली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो नेट एक्सेलरेशन का कंपोनेंट, तो एक मेथड तो है कि कंपोनेंट से सॉल्व कर सकते हैं, यस और नो। और सेकंड मेथड में आपको मैंने पढ़ाया dv बाई dt, लेकिन v वेलोसिटी नहीं है। वेलोसिटी डिफरेंशिएट करने पे एक्सेलरेशन आता है, स्पीड डिफरेंशिएट करने पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता है। तो पहले हम लोग dv बाई dt उसका कोफिशिएंट निकाल लें, और फिर वेक्टर निकालना होगा तो बस v कैप और लगाना है। किसी को याद आ रहा है, at वेक्टर इज योर dv बाई dt v कैप। तो ज्यादातर हम कोफिशिएंट ही पूछते हैं। आपके पास कोफिशिएंट निकालने के दो मेथड है यहाँ, क्यों? क्योंकि एक मेरे पास स्पीड का फंक्शन भी मैं निकाल सकता हूं। तो एक बात बताइए, अगर मैं मेथड 1 से चलता हूं, देन व्हाट इज द स्पीड एट एनी टाइम t? स्पीड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 2bt का होल स्क्वायर। तो यानी स्पीड तो है कितना, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4bt स्क्वायर। बस, दिस इज स्पीड 4b स्क्वायर t स्क्वायर। अब ठीक है, ओके। अब मुझे क्या चाहिए, at। पहले कोफिशिएंट निकाल लेते हैं, और अगर क्वेश्चन में वेक्टर पूछेगा तो v कैप ले आएंगे उधर से, यही ना। चलिए, at की वैल्यू इज द डिफरेंशिएशन ऑफ स्पीड। ओके, तो मुझे इस स्पीड को क्या करना है, डिफरेंशिएट। तो सबसे पहले ये x की पावर n है, तो nx n माइनस 1, तो जैसे आएगा हाफ a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर t स्क्वायर n x n माइनस 1, इतना तो जानते हैं हम लोग, इनटू चेन रूल। तो जिसको आपने t की तरह माना है उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 4b स्क्वायर कांस्टेंट है, और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, तो दिस विल बी योर 8b स्क्वायर t, यस और नो। तो व्हाट इज योर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? कोफिशिएंट यही है, यही उसका मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा मॉड ले लेने पे। तो कितना आएगा, 8b स्क्वायर t, 8 की जगह 4 आ जाएगा क्या, तो दिस इज योर 4b स्क्वायर t अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर t स्क्वायर। अरे समझ में आया? तो ये मेरे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया, बोलो। अगर मुझे इसका डायरेक्शन चाहिए तो हम डायरेक्शन भी लिख सकते हैं, बट ज्यादातर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, व्हाट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये वैल्यू आ गई एट एनी टाइम t। किसको डिफरेंशिएट करके निकाला मैंने, स्पीड को, यस और नो। चलिए, स्पीड डिफरेंशिएट करके 80 निकल गया। डिफरेंशिएशन ये मैंने ऐसे किया, जैसे इसकी पावर हाफ है तो पावर आ गई n, x पूरा x की तरह डील होगा, पावर n माइनस 1 इनटू जिसको आप x की तरह मानते हैं उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करना होता है, चेन रूल।
तो ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, इसका 4b² एज इट इज, और टी स्क्वायर का 2t। तो 2t को मैंने कर दिया 4 इंटू 2 8 इंटू टी। सही है। तो ये क्या आ गया आपके पास, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यस और नो? इधर सुन लो पहले, तुम लोग नोट करने में लगे रहते हो, दिमाग में नोट करो फिजिक्स को। अगर आप प्रोसीजर सीख जाए तो क्वेश्चन एग्जाम में सिर्फ फंक्शन ही बदलेगा, प्रोसीजर नहीं बदलेगा। तो हमने क्या करके टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल लिया। मैं आपसे पूछता हूं t इक्वल टू 0 पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, या t इक्वल टू 0 डाल दो। यस और नो? t इक्वल टू 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड रखते चले जाए। यस और नो? और अगर किसी को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वेक्टर चाहिए तो उसको कुछ नहीं करना है, ये जो 80 आया है ना, उसको सिर्फ वी कैप और लगा देना है। यही तो सिखाया मैंने। तो आपका 80 वेक्टर है, 80 की वैल्यू कितनी है, 4b² अपॉन √a² प्लस 4b²t²। और बताइए वी कैप क्या होता है। वी कैप इज योर वी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वी। तो वी वेक्टर, तो ये आएगा आपके पास वी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वी। एक साथ लिख दो ना, 2 स्टेप नहीं लिखना पड़ेगा। तो वी वेक्टर इज योर ए आई कैप 2b t j कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड √ प्लस 4bt का होल स्क्वायर। अरे समझ रहे हो? वेरी गुड। इतना आएगा। तो कुछ नहीं, अब आप चाहो मल्टीप्लाई करना या नहीं करना, जो भी है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड देखने में लग रहा है, कॉम्प्लिकेटेड इसलिए नहीं कि प्रोसीजर खतरनाक है, ये एक्सप्रेशन बड़े बड़े हैं बस। यस और नो? तो ये क्या हुआ आपके पास, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और ये उसकी डायरेक्शन और लगा दी हमने, तो ये 80 वेक्टर आ जाएगा। यस और नो? हालांकि ये बड़ा एक्सप्रेशन है, उससे डरने की जरूरत नहीं। इतना समझ में आया कि नहीं? तो ये आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपने निकाल लिया। इसको निकालने का एक और मेथड है आपके पास, एक और, क्योंकि है तो किसका कंपोनेंट, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट किसकी तरफ, तो हम एक्सेलरेशन के कंपोनेंट वाले मेथड से भी निकाल सकते हैं। पहले इतना नोट करिए। हाँ बिल्कुल, वहां से भी निकाल सकते हैं। अभी हमने पहला प्रोसीजर किया जिसमें स्पीड को डिफरेंशिएट किया है। माइनस, एक मिनट खड़े हो जाओ पहले, इसकी डायरेक्शन हो सकता है ना, तो वो ये बता देगा ना। 80 अगर प्लस आया, वी कैप से आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, वो 80 अपने आप ले आएगा कि वो वी के डायरेक्शन में है या ऑपोजिट। देखो इसने एक क्वेश्चन पूछा, अच्छा क्वेश्चन है, कि सर ये तो वी के ऑपोजिट भी हो सकता है। तो वी के डायरेक्शन में या ऑपोजिट है, आपको यहां तो वी कैप ही लिखना है। यहां क्या करना है, ये अपने आप बताएगा कि ये प्लस है कि, अगर ये प्लस आया तो ये वी कैप के तरफ हो जाएगा, और ये माइनस आया तो वी कैप के ऑपोजिट। यस और नो? तो क्या हम स्पीड को डिफरेंशिएट करके क्या निकाल सकते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और इसको निकालने का दूसरा तरीका भी है आपके पास, ये वैल्यू निकालने का, जो हम कंपोनेंट से कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत कम पूछा जाता है, बट पूछ सकते हैं, वेक्टर भी पूछ सकते हैं। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, आपको वेक्टर मिल जाएगा। कंफर्म? क्वेश्चन में कोई पर्टिकुलर टाइम है तो वो टाइम डाल दिया जाएगा यहां पे। ओके, अब मुझे ये बताओ, अगर मान लो मैं कंपोनेंट मेथड से करना चाहूं तो मेरे पास क्या मेथड होता है, कंपोनेंट मेथड। देखिए, ऑल्टरनेटिव मेथड, दूसरा मेथड, मुझे क्या चाहिए, 80 ही चाहिए, बट मैं इस मेथड से नहीं निकालना चाहता, मुझे करना है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से एंगल देखकर। तो मुझे बताइए, मेरा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में अगर मैं देखूं तो मेरा वेलोसिटी है ए आई कैप प्लस 2bt जे कैप, सही बात है। तो अगर हम देखें तो
चलो हम लोग जनरल सॉल्व कर लेते हैं, इसको डायग्राम में लेते ही नहीं है। मान लीजिए इसकी वेलोसिटी कुछ इधर है, कितनी है ये, ए आई कैप प्लस 2b, तो ये है v वेक्टर और ये है मान लीजिए इसका एक्सेलेरेशन वेक्टर, कंफर्म। तो ये कुछ एंगल होगा थीटा, है ना। तो ये जो एंगल थीटा है उसके करस्पॉन्डिंग अगर मुझे टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन चाहिए तो मैं इसका परपेंडिकुलर इधर गिराऊंगा, तो ये आएगा a cos थीटा। बोलो, तो क्या ये a cos थीटा ही AT है? AT हम वैसे निकाल चुके हैं, बट अब हम उसको दूसरे मेथड से निकाल रहे कि a cos थीटा इज व्हाट, और अगर मुझे an चाहिए तो वो a sin थीटा हो जाएगा, हाँ या ना। ओके, तो मेरे पास a का इधर कंपोनेंट लेने पे AT आ रहा है, हाउ मच इट इज, a cos थीटा। तो देखो a तो आपको पता है कितना, 2b, a मैग्नीट्यूड, नहीं j कैप नहीं लगा सकते आप, ये a वेक्टर नहीं है, ये a का मैग्नीट्यूड है और उधर रिजॉल्व करने पर a cos थीटा है, तो यहाँ j कैप i कैप नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा a cos थीटा, a का मैग्नीट्यूड और cos थीटा, फिर डायरेक्शन लगाएंगे v कैप। समझ आती है मेरी बात? तो AT इक्वल्स टू a cos थीटा, कंफर्म। अब cos थीटा चाहिए, तो cos थीटा आपको जिस भी मेथड से आप निकाल सकते हो निकाल लो। तो cos थीटा निकालने के लिए क्या मैं v और a के डॉट प्रोडक्ट का सहारा ले लूं? तो मुझे पता है कि वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट अगर एक्सेलेरेशन के साथ लिया जाए तो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ v मैग्नीट्यूड ऑफ a cos थीटा। तो बताइए मुझे यहां से डायरेक्ट क्या मिल गया, cos थीटा, दैट इज v डॉट a अपॉन v a। बोलो, तो अगर मैं इस मेथड से जाना चाहता हूं तो मेरे पास AT आ गया कितना, a की वैल्यू है 2b, या चलो बाद में रखेंगे, a इंटू कॉस थीटा, v डॉट a अपॉन v इंटू a से a कैंसिल आउट। ओके, तो अब मुझे AT चाहिए, तो v और a का डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं, v कहां लिखा हुआ है, a i कैप प्लस 2bt j कैप और 2b j कैप। बताओ इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे कितना आएगा, ये तो 0 और 4b स्क्वायर t, 4b स्क्वायर t अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ v, मैग्नीट्यूड ऑफ v यानी v का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ प्लस 1 मिनट 2bt का होल स्क्वायर। ये लीजिए, क्या यही पहले भी आया था? तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालने के दो तरीके हैं आपके पास, या तो स्पीड को डिफरेंशिएट करके या फिर कंपोनेंट लेकर। अब जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो एक बार, याद रखना अगर आप स्पीड डिफरेंशिएशन करने जाते हैं तो उसका फंक्शन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर स्पीड की वैल्यू है 5 मीटर पर सेकंड और उसी को हमने डिफरेंशिएट मार दिया तो 0 आ जाएगा क्या, तो कोई पर्टिकुलर वैल्यू डिफरेंशिएट नहीं करना है। अगर फंक्शन है तो डिफरेंशिएट करके AT निकाल सकते हैं, और अगर फंक्शन नहीं है तो द सेकंड मेथड इज a का कंपोनेंट किधर, वेलोसिटी की तरफ, वो होगा a cos थीटा और cos थीटा होगा v डॉट a अपॉन v a से a, तो योर आंसर इज v डॉट a अपॉन v। और अगर मैं इसके साथ v कैप लगा दूं तो यही मेरा AT वेक्टर बन जाएगा। समझ गए क्या? तो इसको नोट कर लीजिए, AT आप दो तरह से निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन में ये काम करेगा कि वो काम करेगा वो देखना पड़ेगा हमें, यस और नो। इसलिए मेरा काम है दोनों मेथड बताना, अपोजिट नहीं ले सकते। सुनो, हम कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में लेंगे। ये जो cos थीटा आप देख रहे हो, ये यहां से ये अपने आप बताएगा कि अगर cos थीटा प्लस आ रहा है तो वो इधर ही है, और अगर मान लो ये ऑब्ट्यूस एंगल होता ना तो ये यहां अपने आप नेगेटिव आ रहा होता, तो आपको चिंता करने की जरूरत, इधर देख लो आप v और a को ऐसे बना के आपने सॉल्व कर लिया। अगर cos थीटा नेगेटिव आना होगा तो जैसे ही आप v डॉट a करोगे ना वो अपने आप, और जैसे वो नेगेटिव आएगा वो बता देगा कि AT वेलोसिटी के ऑपोजिट है, तो AT का साइन जो आएगा वो अपने आप इंटरप्रेट कर देगा कि ये वेलोसिटी के डायरेक्शन में है या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये बड़े बड़े एक्सप्रेशन से घबराना मत, जेई एडवांस में भी यही होता है, क्वेश्चन होता है छोटा लेकिन वो एक्सप्रेशन इतने बड़े होते हैं कि हमें देख के क्या लगता है, करने में हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अभी यही वैल्यू में आई कैप और 2 जे कैप दे देता तो बहुत अच्छा लगता देखने में, लेकिन ए आई कैप इसमें देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है, बाकी प्रोसीजर में कोई चेंज नहीं है। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड आउट द नॉर्मल एक्सेलरेशन, find out the normal acceleration at any time t, at any time t and radius of curvature, and radius of curvature of the path, and the radius of curvature of the path। अब देखो एक्सप्रेशन बड़े हैं लेकिन कुछ करना नहीं है हमें। अच्छा मुझे ना एन वेक्टर नहीं चाहिए, मैं सिर्फ एन पूछ रहा हूं आपसे, ठीक है। ऊपर आप लिख सकते हो कि एन की वैल्यू चाहिए बस, मैग्नीट्यूड। तो एक बात बताओ क्या करें, देखो एक मिनट सुनो सुनो, जब एग्जाम में हम बैठे होते हैं तब हमारे पास बहुत सारे चॉइस हैं। आपके पास एक चॉइस है एन निकालने का, क्या ए, तो ए की वैल्यू है साइन थीटा, किसी तरह से निकाल के रखेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट से भी जा सकते हैं बट हम उसको प्रिफर नहीं करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि लेंदी हो जाता है, हाँ या ना। तो फिर चलते हैं दूसरा मेथड। क्या आपके पास एटी आ चुका है और ए भी है आपके पास, ए भी है और एटी भी है, ये मिटा दो। तो मेरे पास, एक मिनट, अगर कोई ये कहता है कि सर मुझे ए एन चाहिए तो मैं एटी निकालूंगा और ए निकालूंगा, तो मुझे पता है ए स्क्वायर इक्वल्स टू एटी स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है। ए एन इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस माइनस एटी स्क्वायर, सही बात है। तो अंडर रूट ए का मैग्नीट्यूड कितना, 2b का होल स्क्वायर माइनस 80 4b स्क्वायर टी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। कितने लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके, ठीक है, जो कैंसिल आउट हो उसको कैंसिल कर देंगे, सही है, और वहां से हम ए एन निकाल सकते हैं। कंफर्म? अच्छा इधर देखो एक मिनट, बस 2 मिनट लूंगा मैं आपका। अगर मुझे ए एन वेक्टर चाहिए तो पता है मैं क्या करूंगा, वो मैं नेक्स्ट कल एक सिंपल क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा, यहां तो टर्म बहुत बड़ी हो गई है। लेकिन अगर किसी को चाहिए तो मैं इसको लिखूंगा ए वेक्टर इक्वल टू एटी वेक्टर प्लस ए एन वेक्टर। तो मेरे पास ए वेक्टर भी आ चुका है और एटी वेक्टर भी, तो ए वेक्टर में से एटी वेक्टर को डायरेक्ट माइनस कर दूंगा, ए एन वेक्टर आ जाएगा। और कल किसी ने मुझसे पूछा था कि सर एन कैप कैसे लाएंगे, आपकी क्लास में पूछा था किसी और क्लास में, चलो हो सकता है सेकंड क्लास में पूछा हो। तो एन कैप कैसे लाते हैं, एन कैप आपको डायरेक्ट नहीं मिलता है, तो पहले ए एन वेक्टर निकालते हैं, फिर ए एन वेक्टर आते ही उसकी डायरेक्शन को ही क्या बोलते हैं हम, एन कैप। यस और नो? तो हम नेक्स्ट क्लास में एक सिंपल क्वेश्चन के थ्रू उसी चीज को वापस देखेंगे। तो यहां इसलिए मैं वेक्टर नहीं पूछ रहा हूं। अब एक मिनट, ए एन आ गया क्या, और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फाइंड आउट द रेडियस ऑफ, ये लीजिए ए एन इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई रो। तो क्या चाहिए, रो इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई ए एन। वी स्क्वायर ये रहा, स्पीड का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर टी स्क्वायर का अपॉन ए एन। इसको खाली मत छोड़ना, नेक्स्ट क्लास में इस ए एन को यहां से रख के यहां लेकर आना है। बात समझे क्या? तो देखो अब अभी अपने नेक्स्ट क्लास में लगातार अभी क्वेश्चन ही चलते रहेंगे अब, क्योंकि सही मायने में यही थ्योरी है जिससे हम कोई भी क्वेश्चन डील, फिर हम लोग 1-2 क्लास के बाद 1D के तरफ मुड़ेंगे। बात समझे क्या? अभी हम लोग जनरल सॉल्व कर रहे हैं, पाथ कैसा भी हो ये इक्वेशंस आपकी काम करेंगी। बात समझ रहे हो क्या? तो याद रखना नेक्स्ट क्लास में एक तो एन सॉल्व करना है आपको,
फिर उस an को उठा के यहाँ रखना, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। बात समझे? और an वेक्टर के लिए नेक्स्ट क्लास में एक सिंपल डेटा दूंगा ताकि आपको पता चल जाएगा कि an वेक्टर कैसे निकालना है। यस और नो? ओके, थैंक यू फॉर टुडे। अभी सिर्फ आपके लिए होमवर्क है कि अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है उसको ढंग से एनालाइज करना और हर एक पार्ट को समझ के देखना है कि क्या चल रहा है। क्लियर है क्या? तो अभी हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, देन वी विल मूव टुवर्ड्स वन डायमेंशन। ओके, थैंक यू।